Hello everyone, today in this video of chapter number 1 we are again going to continue with what is living. As हमने देखा था लास्ट वीडियो तक कि लिविंग के कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं या उसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये 5 में से हमने ऑलरेडी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म को पढ़ लिया था. हमने देखा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हम एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर सकते, जबकि मेटाबॉलिज्म को हम यूज़ कर सकते हैं. अभी हमें नेक्स्ट 2 देख रहे हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जब देख लेते हैं कि ये 2 जो है वो भी हमें हेल्प करते हैं या नहीं टू डिफाइन living. Okay, so let us begin. So see, the fourth characteristic is responsiveness and consciousness. Responsiveness नाम से ही पता चलता है कि हम उससे response करने वाले हैं. Consciousness का मतलब कि awareness, right? So see, अब क्या बोला है कि ability to sense the surrounding or environment is considered as a complicated process. अब ऐसे क्यों बोला है? तो जो सराउंडिंग को या एनवायरनमेंट को जो हम सेंस कर सकते हैं, जो एबिलिटी है अपनी, राइट, वो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. बट ऑब्वियस, क्योंकि हम जो भी सेंस करते हैं इट हैव टू गो टू दी ब्रेन एंड फिर ब्रेन से हमें पता चलता है कि ओके ये सारी चीज़ें ऐसी हुई है तो उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं. यस और नो, राइट? सो देखो, अभी वो जो भी कॉम्प्लिकेटेड एबिलिटी जो है सेंस की, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड. तो क्या बोला है, रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, राइट? सो जो भी स्टिमुलस होगा उसी को हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं. अब ये जो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई जो है, इट कैन आइदर बी फिजिकल, इट कैन आइदर बी केमिकल और इट कैन आइदर बी बायोलॉजिकल. फिजिकल मतलब कि यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल कि अगर तुमने गर्म यूटेंसिल को हाथ लगा दिया तो तुम्हें स्टिमुलस हुआ एंड उसी का तुम रिस्पॉन्स क्या दोगे, फटाक से हाथ निकाल दोगे, राइट? सेम वे केमिकली भी जो अपने बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होता है या फिर वी ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स. जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज केमिकल बिकॉज ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस ओनली वी आर गेटिंग दी एसिडिटी एंड ऑल, राइट? बायोलॉजिकल दैट्स अ लाइफ का जो भी प्रोसेस है, सिस्टम्स है, उसके हिसाब से भी हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट? अभी देखो, वी सेंस अवर एनवायरमेंट थ्रू दी सेंस ऑर्गन्स, राइट? तो हमें पता है कि अपने बॉडी में द ह्यूमंस हैव सेंस ऑर्गन्स. ह्यूमंस की बात करो, एनिमल्स की बात करो, बर्ड्स की बात करो, मतलब इन शॉर्ट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स, एंड उसी के थ्रू दे सेंस दी एनवायरमेंट. अभी ऐसे कौन से सेंस ऑर्गन्स अपने पास होते हैं? तो वी हैव अ 5 सेंस ऑर्गन्स, राइट? वन इज आई, राइट, थ्रू विच वी कैन सी. One is ear, right, through which we can hear. One is nose, through which we can smell, right? Tongue, through which we can taste the delicious foods. And a touch, through which we can actually know, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, राइट? अभी देखो प्लांट का भी, इफ आई गिव यू एग्जाम्पल जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि वो भी सेंस करता है, तो यू माइट हैव सीन दिस मिमोसा प्लांट, राइट? मिमोसा प्लांट में क्या होता है, उसके लीफ को अगर तुम टच करते हो तो वो क्या करता है, अपने लीव्स को बंद कर देता है, राइट? सो ये क्या हुआ, दिस इज अ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. गॉट इट? सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया. देखो, अभी प्लांट्स के बारे में ही बताया कि प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो प्लांट ऐसे कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करेगा? तो लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, या फिर जो कोई अदर ऑर्गेनिजम्स है जो उनके ऊपर ग्रो होगा एंड इट इज़ अगर हार्मफुल टू देम, तो उनके लिए, उनको खुद को बचाने के लिए दे विल सिक्रीट वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस ताकि वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो उन्हें हार्म ना कर पाए. पोल्यूटेंट्स को भी ये जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. तो अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट होगा तो प्लांट कैन नॉट ग्रो, राइट, दे मे डाई. यस, अभी ये लाइट, वाटर एंड टेम्परेचर का देख लेते हैं, या देर आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो कि हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड. तो यू कैन सी लाइट का अगर हम एग्जाम्पल लें तो देट इज़ अ फोटोट्रॉपिज्म, इसका टर्म है, राइट? कि फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब जो उसके टूवर्ड्स ग्रो होते हैं वो. तो इट इज़ जस्ट शोइंग अ रिस्पॉन्सिवनेस कि कैसे प्लांट रिस्पॉन्ड करता है लाइट को. सो जहाँ से लाइट आ रही है उसी तरफ प्लांट तो बेंड हो जाता है, टर्न हो जाता है. ये तो तुमने सुना ही होगा, लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा भी होगा, राइट? सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स. दूसरा क्या है,
जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के टूवर्ड्स प्लांट ग्रो अपने रूट्स को ग्रोथ करता है, राइट। थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब कि टच से जो रिस्पॉन्स देता है, जैसे हमने मिमोसा का देखा। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब पानी का रिस्पॉन्स, तो जिस तरफ पानी होगा उसी तरफ अपने रूट्स को वो क्या कर रहा है, मोड़ रहा है। यस नो। एंड टेम्परेचर का क्या होगा, तो प्लांट्स जो है अपने बॉडी का जो भी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट भी करता है। जैसे कि अगर बहुत गर्मी है तो वो क्या करेंगे, दे विल ट्रांसपायर अ लॉट, राइट। सो वाटर मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा बाहर निकालेंगे, उससे क्या होता है, उनके बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट नहीं लगती है एंड दे गेट कूलिंग इफेक्ट। सो देखा कैसे प्लांट्स भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस या एनिमल्स या बर्ड्स या एक्वेटिक वही रिस्पॉन्ड करेंगे, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक के सारे ऑर्गेनिज्म कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। मतलब कि तुम प्रोकैरियोट्स की बात करो या यूकैरियोट्स की बात करो, यूनिसेलुलर की बात करो या मल्टी सेलुलर की बात करो, लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करो या हायर ऑर्गेनिज्म की, सबके सब क्या करने वाले हैं, सेंस एंड रिस्पॉन्ड। मतलब अगर सारे ऑर्गेनिज्म अगर सेंस एंड रिस्पॉन्ड करेंगे, सो कैन आई यूज रिस्पॉन्सिव एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर डिफाइनिंग, यस। बट ऑब्वियस क्यों नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग तो रिस्पॉन्स देने वाला नहीं है। देता है कभी, देखा है तुमने, नहीं देता है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। अभी फोटो, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, मतलब का लाइट का पीरियड कैसा है उसके हिसाब से ये सीजनल ब्रीडर्स के रिप्रोडक्शन को वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। सीजनल ब्रीडर्स मतलब पर्टिकुलर सीजन में ही वो ब्रीड करते हैं, पर्टिकुलर सीजन में ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं। बाकी अगर तुम एग्जाम्पल लोगे ह्यूमंस का, तो ह्यूमंस में कभी सीजनल ब्रीडर होता है नहीं, एवरी पूरे साल में वो कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यस, ऐसा देखा है कि वो विंटर में ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या समर में ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा सुना है तुमने ह्यूमंस में, नहीं। लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल्स में देर आर सम प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सीजनली ही ब्रीड करते हैं, राइट। अभी देखा होगा मैंगो कब आता है, गर्मियों में, तो दैट इज वॉट सीजनल ब्रीड। विंटर में तुम्हें मैंगो मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये दोनों जो पिक्चर है दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ये अफेक्ट करता है लाइट सीजनल ब्रीडर्स को। सो यू कैन सी कोई जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए एंड किसी को बहुत कम लाइट चाहिए, किसके लिए, टू ब्लूम देयर फ्लावर्स। यू कैन सी ये वाले में इसको बहुत ज़्यादा लाइट मिली तो इसने फ्लावर को रिप्रोड्यूस किया, राइट। वहीं अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत कम लाइट है तो यहाँ पे फ्लावर बना ही नहीं, राइट। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन फिर भी उसको प्रॉपर इनफ लाइट मिल गया था तो इसने ये फ्लावर बना लिया। वहीं अगर शॉर्ट डे प्लांट की बात करोगे तो उनको ये जो डे टाइम है वो कम चाहिए, लॉन्ग डे में लाइट ज़्यादा चाहिए, शॉर्ट डे में लाइट कम चाहिए। तो यू कैन सी कि यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है तो इसने फ्लावर नहीं बनाया, यहाँ पे कम था तो उसने बनाया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन फिर भी लाइट उसके लिए ज़्यादा हो गई तो इसने फ्लावर नहीं बनाया। सो गॉट इट, कैसे प्लांट में भी ये लाइट अफेक्ट करता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लाइट को रिस्पॉन्स ही करेगा, बट लाइट से उनके ब्रीडिंग प्रोसेस को अफेक्ट भी हो सकता है। अब देखो ये बात है अबाउट द एनिमल्स। सो यू कैन सी ये जो क्वेल है उनको लॉन्ग डे चाहिए फॉर ब्रीडिंग एंड वही शीप है उनको शॉर्ट डे चाहिए फॉर ब्रीडिंग। सो लॉन्ग डे ब्रीडिंग मतलब कि उसको विंटर में तो उसका यू कैन सी कोई प्रोसेस ही नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे डे जो है वो कम होता है, थोड़ी नाइट टाइम डार्कनेस थोड़ा ज़्यादा होता है। समर में लाइट ज़्यादा होती है तो वही टाइम पे उनका मीटिंग भी होता है, वो लोग एग लेइंग भी करेंगे एंड इंक्यूबेशन पीरियड भी वही टाइम पे होगा एंड यू कैन सी दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स, राइट। वही अगर शीप का देखोगे तो शीप का जो मेटिंग है वो विंटर में हो रहा है, उन शीप अगर प्रेग्नेंट होगी तो वो भी विंटर में हो रहा है, मतलब पूरा विंटर शी इज़ प्रेग्नेंट एंड फिर डिलीवरी के टाइम पे वो कहाँ आ गई, समर में। तो समर में सिर्फ क्या हो रहा है, डिलीवरी प्रोसेस हो रहा है, बाकी सब कहाँ हो रहा है, विंटर में। मतलब इट रिक्वायर्स वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये बच्चा हुआ, बड़ा हुआ एंड देन अगेन ये बड़ा उससे बड़ा हो गया तभी अगेन शी इज दैट शिप इज रेडी फॉर मेटिंग, गॉट इट।
शिप जो है उसको शॉर्ट डे चाहिए फॉर ब्रीडिंग, सो यू कैन सी कि विंटर में उसका आगे का प्रोसेस कर लेगा, एंड सिर्फ डिलीवरी वाला जो है एंड जो शिप का ग्रोथ है वो सिर्फ समर में होगा। एंड वहीं क्वेल में हमने क्या देखा, उसको लॉन्ग डे चाहिए फॉर ब्रीडिंग, सो विंटर में उसका कोई प्रोसेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, समर में। आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड कि कैसे फोटो पीरियड अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन। गॉट इट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। All organisms therefore are aware of their surroundings. All organisms handle chemicals entering their bodies. अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस अपने बॉडी में होता है या जो भी केमिकल्स अपने बॉडी में एंटर होता है वो सारी केमिकल्स को हैंडल करने की एबिलिटी अपने में होती है, राइट। क्या बोला है कि ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। ऐसे क्यों? बिकॉज वी नो दैट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट भी करते हैं, वो लोग अवेयर भी रहते हैं एंड दे रिस्पॉन्ड ऑल्सो अकॉर्डिंगली। अब उन्होंने क्या बोला है कि ह्यूमन बीइंग जो है दे आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज़ अ सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब देखो एनिमल्स को देखो, प्लांट्स के देखो, बर्ड्स को देखो, उनको किसी से फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है उनको हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है, मतलब कि दे आर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब उनको जेलेसी होती है, उनको ह्यूमिलेटिंग फील होता है, दे आर लाइक इन देमसेल्व्स, राइट, कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं, मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं, दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब देखते हैं कॉन्शियसनेस therefore becomes a defining property of living organisms. Okay, so as each and every living organisms are aware and they can respond accordingly, we can also use consciousness for a defining property of living organisms, right? So आज तो हमें पहला ही कैरेक्टरिस्टिक दैट इज रेस्पॉन्सिवनेस एंड कॉन्शियसनेस हमें एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गया। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन केस फॉर कॉन्शियसनेस, सो हम देख लेते वो क्या है। सो देखो, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। जब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं ना तो लिविंग स्टेट को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब ऐसे क्यों बोला कि जब ये पेशेंट कोमा में होगा तो ये पेशेंट अलाइव है या मर गया है ये हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज उसका जो ब्रेन है वो तो फंक्शनिंग नहीं कर रहा है और उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स है दैट इज ऑन दिस मॉनिटर्स, राइट। तो उसी से अपना हार्ट एंड लंग्स जो है हमने मशीन से रिप्लेस कर दिया ताकि इंसान को हम जिंदा रख सकें। अब जो भी पेशेंट अगर कोमा में चला जाता है तो वी एक्चुअली डू नॉट नो वो कोमा में से कब बाहर आएगा, कब उसका ब्रेन फिर से फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देगा, राइट। अभी देखो, either the person can come back in one day, either the person can come back in 1 week, either the person can come back in 1 month, or he or she may also take years and years to come back, राइट। सो मतलब कि द पेशेंट का जो ब्रेन है वो तो डेड ही है, तो वो अवेयर तो है नहीं, बट अगर वो अवेयर नहीं है तो उसमें कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात ही नहीं है, राइट। सो एक क्वेश्चन अराइज होता है ना कि आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग है या नॉन लिविंग है? गॉट इट। सो इसीलिए ये एक एक्सेप्शन केस है फॉर कॉन्शियसनेस, लेकिन इसको कंसिडर ना करके हम कॉन्शियसनेस को एंड रिस्पॉन्सिवनेस को फॉर अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग कंसिडर कर सकते हैं। गॉट इट। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेशन, और यू कैन ऑल्सो से इट एज वन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो देख लेते हैं ये भी हमें हेल्प होती है कि नहीं टू कंसिडर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। अब देखो, हर एक लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो भी लिविंग फिनोमिना है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस, राइट। अब ये इंटरेक्शंस होते किधर है? अपने बॉडी के अंदर, बाहर तो नहीं होने वाले। तो इंटरेक्शंस कैसे होते हैं? तो देखो, फर्स्ट क्या बोला है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट ऑब्वियस। अब ये फिर से डायग्राम को देखो, तो एटम जब मिलेगा तब वो मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल जब मिलेगा तब वो मैक्रो मॉलिक्यूल बनाता है, सारे मैक्रो मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनल बनाते हैं। तो सेम वे सारे ऑर्गेनल मिलके सेल बना रहे हैं ना, तो वही सेल जब साथ में मिलेंगे तभी तो वो टिश्यू बनाएगा। अब टिश्यू का जो प्रॉपर्टी है वो क्या सेल के पास होता है? नहीं होता है, राइट। जो
ऑर्गन सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है या उसका जो फंक्शनिंग है, वो क्या टिश्यू वो फंक्शनिंग कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो प्रॉपर्टी है टिश्यू की वो सेल्स के पास नहीं है, लेकिन सेल के एक साथ इंटरेक्ट होने के वजह से ही ये टिश्यू बना है, एंड अब ये टिश्यू अपना फंक्शन कर पा रहा है। गॉट इट? इसलिए बोला है कि जो भी लिविंग फिनोमिनॉन है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? इंटरेक्शन। सेल के इंटरेक्शन से टिश्यू बना, तभी जाके टिश्यू को एक प्रॉपर्टी मिली है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सेल के पास नहीं है। अब नेक्स्ट क्या बोला है? प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स। अब सेलुलर ऑर्गेनल्स मतलब ये ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर होते हैं, राइट? या बोला है आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द मॉलिकुलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल। अब क्या बोला है कि ऑर्गेनल की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स के पास होने वाली है? नहीं। ऑर्गेनल मतलब कि अपने माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अपने बॉडी के अंदर जो लाइजोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, ये सब क्या है? ऑर्गेनल्स है। न्यूक्लियस हो गया, तो ये सब क्या है? ऑर्गेनल्स है। अब ये ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टी क्या है? मॉलिक्यूल्स कर पाएंगे? नहीं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, लिपिड्स है, विटामिन है, या फिर जो भी छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब क्या इनका जो फंक्शन है उसको वो लोग कर पाएंगे क्या? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल जब तक कंबाइन नहीं होते, इंटरैक्ट नहीं होते हैं, तब तक ये सारी चीज़ें भी कैसे बनेगी, राइट? इसलिए बोला है कि ऑर्गेनल जो बना है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स, बट प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनल की है वो मॉलिक्यूल के पास नहीं होती है। Fine. So this interactions result in emergent properties at a higher level of organization. तो क्या बोल रहा है कि because of this interactions only ये higher level of organization form होता है। मतलब कि एटम के इंटरेक्शन से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से ऑर्गेनल्स बना, ऑर्गेनल के इंटरेक्शन से सेल बना, सेल के इंटरेक्शन से टिश्यू बना। तो ये सब क्या है? एक एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। किसी के पास सिर्फ सेल होता है तो वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। कोई ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ टिश्यू होता है तो वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। कोई ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ ऑर्गन्स होते हैं, मतलब सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन तीनों रहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। फिर ऑर्गन सब मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। एंड सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, राइट? और यू कैन से ऑर्गेनिज्म। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंटरेक्शंस ओनली हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो सकता है। ओके अब देखो उन्होंने क्या बोला है। सो दिस इज द ओनली द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन राइट इट डाउन योर नोटबुक सो दैट तुम्हें याद रहे कि कैसे ये बना है। अब देखो क्या बोला है। दिस फिनोमिनन इज ट्रू इन हियरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल लेवल्स। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होता है। कोई सेलुलर लेवल का होता है, कोई टिश्यू लेवल का होता है, कोई ऑर्गन लेवल का। ये सब हम पढ़ेंगे, बट अभी हाल फिलहाल के लिए इतना तुम याद रखो। फाइन, उसी के वजह से ये पूरा एक हियरार्की फॉर्म होता है। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. अब क्या बोल रहे हैं? बस just because of this levels only ये जो अपने organisms जो है वो अपने आप को replicate कर सकते हैं। but obvious ये सेल जो है, सेल अपने आप को replicate करके growth करता है, वो इवॉल्व हो सकता है, राइट? सेल्स गेट्स इवॉल्व, प्लस अपने आप को ये सेल रेगुलेट भी कर लेता है अपने हिसाब से। हमें बोलता है भाई हमें मुझे रेगुलेट करके दो, नो, विट रेगुलेट्स बाय इटसेल्फ। तो ये सारा जो इंटरैक्टिव सिस्टम है अपने आप में, उसी के हेल्प से, ये इंटरैक्टिव सिस्टम के हेल्प से ही वी आर एबल टू व्हाट? रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। Okay, so at the end we can also use this level of organization or self-replicating, evolving and self-regulating also as a defining property of living. गॉट इट? वाई? बिकॉज ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलो या सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोलो या इवॉल्विंग बोलो या सेल्फ रेगुलेटिंग बोलो, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करेंगे, सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करेंगे। तो वी कैन इजीली यूज इट एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ वेरी शॉर्ट। सो सी क्या बोला है उन्होंने कि बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बट ऑब्वियस एज आई टोल्ड यू स्टार्टिंग
के लेक्चर में ही कि बायो एक लाइफ होता है एंड लॉजी स्टडी होती है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लाइफ ऑन अर्थ, राइट. सो ये यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर तक के सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं. बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द अर्थ. तो सबसे पहले ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए थे पानी में, फिर धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हुआ, फिर वो फिश में कन्वर्ट हुए, फिर वो एम्फीबियंस में कन्वर्ट हुए, फिर वो आर्बोरियल बने मतलब ट्री पे, फिर ये अपने एंसेस्टर्स हुए मंकीज एंड ऑल, राइट. से ये एंसेस्टर्स है चिंपांजीज, ये सब, ओके. एंड देन धीरे धीरे वी ह्यूमंस गॉट डेवलप्ड. सो दिस इज व्हाट स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन. Yes, all organisms, present, past, and future, are linked to one another by the sharing of the common genetic material, but to varying degrees. अभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्रेजेंट का हो या अपने मतलब कि अगर सपोज ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का हो या अपने पास्ट का हो या जो आने वाले जनरेशन का होगा, सबके सब में कुछ ना कुछ इंटरेक्टिंग है, कुछ ना कुछ लिंक है. एंड व्हाट दे आर शेयरिंग इन दैट लिंक, दे आर शेयरिंग अ जेनेटिक मटीरियल. लेकिन हर एक का जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज़ एट द वेरिंग डिग्री. सो इट्स अ डीएनए जस्ट टू शो कि अपना जेनेटिक मटेरियल है, ओके. सो फाइनली वी आर डन विथ लिविंग. एज हमें पता चल गया कि लिविंग के पास ऐसी 3 प्रॉपर्टी है जिसको हम एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग कंसिडर कर सकते हैं. फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, second is responsiveness and consciousness, and third is self-replicating, evolving, self-regulation, or you can also say it as level of organization. So अब हम living को define करें क्या? So let us see what is living. Object exhibiting main characteristics such as growth, reproduction, metabolism and cellular organization, responsiveness and consciousness, and level of organization are designated as living beings. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स को डिज़ाइन करेगा उसी को हम लिविंग बींग्स की तरह कंसिडर करेंगे. लेकिन कैरेक्टर्स विच हैव नो एक्सेप्शन, जो भी कैरेक्टर्स उसके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसी को हम एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ को यूज़ करेंगे. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है उसको तो हम एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन बाकी के जो 3 है उसको तो हम कंसिडर कर सकते हैं. So this was all about what is living and we are done with it. As we are done with what is living, we'll come up with a new topic in a next video, that is diversity in the living world. Till that, thank you.